हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीके और जीएस के क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया था। मुहिम के तौर पर यह पता होगा आपको कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच जो है स्टडी मटेरियल प्रदान किए जाते थे। और वो स्टडी मटेरियल कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ स्टडी मटेरियल जो है यूट्यूब के माध्यम से प्रदान किए जाते थे और कुछ जो है टेलीग्राम के ग्रुप में दिए जाते थे। तो कुछ बच्चे जो अधिक संख्या बढ़ रही है, अब तो लगातार देख रहे हैं कि बहुत संख्याएं बढ़ रही है टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो आप भी अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आप जाकर क्लिक करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आज आप लोगों के समक्ष सेट 3 लेकर प्रस्तुत हूं। आपको बता दें कि यह सेट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो टेस्ट होने वाला है, यानी कि 21/6/2020 को संडे के दिन कल जो टेस्ट होने वाला है सुबह 10 बजे से, तो उस टेस्ट के लिए जो है ये क्वेश्चंस एक तरह से वीवीआई क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। आपको बता देते हैं कि प्रतिदिन जो हम 50 प्रश्नोत्तर का सेट लाते थे वो 50 प्रश्नोत्तर का सेट नहीं है। ये आपको बता देते हैं कि यह गेस क्वेश्चंस है। इसमें से ही लगभग प्रश्न जो है कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो हमें जहां तक लगता है कि आप टॉप 5 में आ सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है आपको, अगर आप पूरी तरह से वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसका रिवाइज कर लेते हैं, तो हमें जहां तक लगता है कि आपसे आगे कोई निकल नहीं सकता है। तो हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे 100 प्रश्नोत्तर पर, यानी 100 क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। तो आते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो देखिए, राजस्थान में आपको बता देते हैं कि पुष्कर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो किस माह में लगता है आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि नवंबर माह में जो है राजस्थान का पुष्कर मेला लगता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं और दूसरा प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जो भक्ति आंदोलन को प्रसारित किए थे, जिन्होंने पूरे फैलाव के दृष्टिकोण से जो है इस धर्म भक्ति आंदोलन को एक तरह से फैलाए थे, वो व्यक्ति जो थे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। तो ये चीज आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? रामानंद। ये चीज आपको याद रहेगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं और तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बता देते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ बात होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। तो आपको बता देते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में सामने उभर कर आई थी। कब आई थी? तो आपको बता देते हैं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, यानी मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार जब बैठक मुंबई में बुलाई गई थी तो उसमें 72 सदस्य शामिल थे, यानी 72 सदस्य जो है शामिल हुए थे। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपको A.O. ह्यूम। अब यहाँ आपके दिमाग में बना होगा A.O. ह्यूम का मतलब क्या है। तो A.O. ह्यूम का मतलब होता है एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम, यानी एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो है उन्हीं के द्वारा यह स्थापना की गई थी। एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम आपको पता होगा कि काफी एक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को जो है फैलाने में इनका काफी योगदान था। उस स्थिति में देखा जाए तो इस पार्टी की गठन की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को जागृत किया जा सके। और इसमें आपको बता देते हैं कि जागृति प्रदान करने के लिए क्या किया गया था, प्रति वर्ष एक एक अलग अलग जगहों पर जो है सम्मेलन बुलाए जाते थे। और उस सम्मेलन यानी कि अधिवेशन के रूप में था। और उस अधिवेशन में जो है एक एक अध्यक्ष भी चुने जाते थे। और ये भी बात था कि जहाँ के व्यक्ति रहेंगे वहां पर उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता था, वो अलग व्यक्ति को बनाया जाता था। जैसे कि आपको बता दें कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी मतलब यानी भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है आपको बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो की गई थी मुंबई में। ऐसे लगातार बने हुए हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि आजादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है JV कृपलानी थे। ठीक है, तो यहां तक आपको प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आते हैं अगले चौथे नंबर पर। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहां बात आ गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो मद्रास में बने थे। अब यहाँ एक बात आती है कि पहले ये जब मुस्लिम में ये थे तो आप बताइए कि अंग्रेज कौन था। अंग्रेज यानी कि विदेशी कौन था जिसको बनाया गया था पहली बार। तो आपको बता दें कि जॉर्ज यूले नाम का एक व्यक्ति था जिसको जो है यहाँ एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक तरह से अध्यक्षता प्रदान किया गया था, अध्यक्ष बना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी। यानी कि लाला हरदयाल जो थे, जो कि राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, तो उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना जो है किस देश में की गई थी। तो आपको बता दें कि ये जो पार्टी की स्थापना की गई थी एक तरह से गदर पार्टी के रूप में, वो अमेरिका में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जैसे ही बढ़िएगा तो आपके समक्ष आप देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 6 नंबर देख सकते हैं, प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। यानी कांग्रेस से एक तरह से खिलाफत हो गए थे और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता देते हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। अब कोई CR दास का मतलब क्या है, तो CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अब आगे आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर प्रश्न है, यह किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यानी यहां बताए गए हैं ये किसके द्वारा जो है एक तरह से कथन दिया गया है। आपको बता दें कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय के द्वारा यह एक तरह से कथन को दिया गया था। अब 8वें नंबर पर आते हैं और 8वां नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, आपको बताया ना अभी पहले कि प्रति वर्ष क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्रों में जो जहां दिक्कतें उत्पन्न थी, जहां लग रहा था कि वहां जरूरत है नेताओं की, वहां जैसे ठंड पड़ रहा है और कंबल की जरूरत है, वहां पर जो है ये लोग तुरंत जो है क्या करते थे कि वहां पर मदद पहुंचाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न ये है कि देश को आज़ादी दिलाना था, क्योंकि ये एक तरह से लगातार जो है आंदोलन रूपी व्यापकता ले रहा था। तो इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत जो है असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव से प्रारंभ किया गया था। तो आपको बता दें कि कलकत्ता अधिवेशन में ये एक तरह से प्रस्तावित किया गया था और कब किया गया था ये भी बता देते हैं, तो 1920 में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 9 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, हमको लगता है कि आप भी जानते होंगे। प्रश्न ये है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबको पता है कि मनुष्य के द्वारा पहली बार जो है जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो था आपका कुत्ता, और कुत्ता आपको पता भी है कि वफादार होते हैं। तो चलिए आगे आते हैं 10 नंबर पर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार की एक तरह से गौरवपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो आपको बता दें कि कुमार गुप्त के द्वारा जो है ये विश्वविद्यालय बनाया गया था। दस नंबर प्रश्न पर आते हैं और 10 नंबर प्रश्न आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो बता दें कि आपको 10 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो देखिए निर्माण की अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसकी निर्माणाधान के अंतर्गत जो है। 10 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर होगा कुमार गुप्त।
आपको बता देते हैं कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। आपको बता दें कि उस समय के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, जो विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित थे, जो वैश्विक रूप से बड़े बड़े थे, उन सब में से अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत जो नालंदा विश्वविद्यालय था काफी प्रसिद्ध था और दूर दराज के लोग जो है आते थे और यहाँ अध्ययन करते थे। तो एक तरह से काफी एक महत्वपूर्ण था। लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चूंकि अलग अलग विदेशियों के द्वारा आक्रमण किए जाते थे और चूंकि इसको एक बार क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया था और लगातार देखा जाए तो काफी लंबे समय तक चलता रहा इसमें, क्योंकि पुस्तकों का अगर देखा जाए तो इसमें भंडारित रूप बहुत ही व्यापक रूप से था। तो अब यहाँ प्रश्न आपका बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बनवाया तो कुमारगुप्त था, लेकिन किसने इसको ध्वस्त किया, यानी किसने जलाया? तो इसका आपका उत्तर याद रखना है, बख्तियार खिलजी। कहीं कहीं बख्तियार काकी भी देता है, चीजें आपको याद रखना है। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसको ध्वस्त किया गया था। और इसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय एक तरह से अभी प्राचीनतम खंडहर के रूप में रह चुका है। लेकिन उसके आधार पर देखा जाए तो कई जो शिक्षा केंद्र की जो स्थितियां हैं उसको भी बरकरार रखी गई, वो भी बिहार में। तो 11 नंबर आते हैं क्वेश्चन पर, और 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा किसने करवाया था? यानी जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? अब देखिए प्रश्न में बन रहा है कि पूरा किसने करवाया, तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। लेकिन प्रश्न आएगा कि नींव किसने डाला, यानी कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो नींव की अगर बात आती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये दिल्ली सल्तनत की कहानी है। दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश सामने उभर कर आया था, जो स्थापित हुआ था, वो था आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की एक तरह से क्या किया गया था? नींव रखा गया था। लेकिन फिर बाद में जो है खुद कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दामाद, जिनका नाम क्या था? इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण एक तरह से पूर्ण रूप से पूरा करा दिया गया। अब यहाँ प्रश्न आपका बनता है कि इल्तुतमिश से ही बनता है प्रश्न कि इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था, जो प्रथम भारतीय शासक के अंतर्गत जो है महिला शासिका के रूप में उभर कर सामने आई थी? तो आपको पता होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की एक तरह से क्या थी? बेटी थी, पुत्री थी। और यहाँ प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके दामाद इल्तुतमिश थे, तो आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की का क्या नाम था? अब यहाँ एक आपका प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, उसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान से विवाह हुआ था इल्तुतमिश का, यानी कि इल्तुतमिश से हुआ था। और इस प्रकार से जो है क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियरिटी समझ में आ रही है। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 12 नंबर आपके समक्ष प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। और मौर्य वंश के जो प्रतापी राजा की अगर हम बात करें तो कौन थे? तो यहाँ आपको याद रखना है महान अशोक, जो कि कलिंग युद्ध एक तरह से विजय हो चुके थे। लेकिन आपको पता होगा कि युद्ध जीतने के बाद भी जो है कलिंग को उनको छोड़ना पड़ा। कई इसमें रणनीतियां बनी हुई थी, आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और 13 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है कि किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है? यानी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में जो है किसने ये कथन दिया था, कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी अपने एक तरह से पतन की ओर लड़खड़ा रही है। तो लड़खड़ाने की बात जब आएगी तो याद रखिए कि कौन बोले थे? लड़ से लड़खड़ा रहा है ना, तो लड़ से आप याद रखिए लॉर्ड कौन होगा? तो याद रखिए कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये कथन दिया गया था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ जो है लड़खड़ा रही है, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न पर आइए। 14 नंबर प्रश्न है कबीर के उपदेश को क्या कहते हैं? तो देखिए कबीर के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं? तो देखिए पुराणों में जो अशोक हैं उन्हें अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ प्रश्न 16 नंबर आपका है कि भारत का पितामह
भारत का पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का पितामह जो है दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। कहीं कहीं देखिए क्या होता है, दे देता है वयोवृद्ध। तो आपको याद रखना है कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि वृद्धावस्था में थे और काफी जो है इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जागृत करने में अपनी अहम योगदान दिए थे। अब यहाँ आपको ये भी पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का एक तरह से आकलन किए थे। और राष्ट्रीय आय का आकलन के समय उस समय एक आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय जो बताए थे वो एक व्यक्ति का आय 20 रुपया बताए थे। कब की बात है बताइए? तो आपको याद रखना है 1868 की ये बात है। 1868 में ये बातें बताए थे। अब आज ये आगे 17 नंबर प्रश्न पर लेकर चलते हैं आपको। तो देखिए 17 नंबर आपके समक्ष प्रश्न है, रोमियो एंड जूलियट की अमर कृति है, मतलब कि किसकी अमर कृति है आपको बताना है यहाँ पर। तो रोमियो एंड जूलियट की अमर कृति मतलब किसकी अमर कृति है आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा शेक्सपियर। शेक्सपियर की जो है रोमियो एंड जूलियट अमर कृति है। 18 नंबर प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? तो देखिए सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे, तो उनको फांसी किसने दिलवाया? तो आपको याद रखना है जहांगीर ने दिलवाया था। और यहीं पर एक प्रश्न फांसी से रिलेटेड और आता है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवाया? तो उनको भी फांसी दिलवाया गया था, आपको बता देते हैं। जो फांसी दिए थे वो चीजें आपको याद रखना है। औरंगजेब। कौन दिए थे? औरंगजेब। तो दोनों से प्रश्न ऐसे एग्जाम में जो है बनते रहते हैं। एक तो 5वें गुरु को दंडित एक तरह से किस रूप में किसने मारा, तो चीजें आपको याद रखना है जहांगीर। और 9वें की जब बात आती है तो आपको याद रखना है क्या, कि औरंगजेब के द्वारा जो है दिया गया था। अब 19 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 19 नंबर है कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को, यहाँ वो हो गया है आपको याद रखना है, को जाना जाता है। इसका उत्तर होगा जहांगीर को, यानी जिंदा पीर के नाम से इसे जाना जाता था। आपको ये भी पता होगा कि जहांगीर ने ये कथन भी दिया था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं। मतलब कि अपने शासनकाल के दौरान चित्रकला को एक तरह से काफी बढ़ावा भी दिए थे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, और अपने शासनकाल में चित्रकला को भी बढ़ावा देने में इन्होंने काफी एक तरह से अपनी अहम जो है प्रक्रियाओं को शामिल किए थे। अब यहाँ एक सवाल बनता है यहाँ से और भी कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सलीम नाम था। क्या नाम था? सलीम नाम था। तो चीजें यहाँ से प्रश्न एक तरह से हमेशा देखने को मिलते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ है 20 नंबर प्रश्न, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो देखिए आपको बता दें कि अकबर को राष्ट्रीय शासक बोला जाता था और इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? तो ये चीज आपको याद रखना है अमरकोट। अब चूंकि ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आपको याद रखना है अमरकोट जो स्थान था वहां पर हुआ था। अकबर को आपको बता दें कि राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है, और अकबर जो सभी लोगों के हित में जो है कार्य बहुत ही बेहतर ढंग से किया था, क्योंकि मुगल काल के अंतर्गत यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक ही ये शासक था जो सभी धर्मों को संरक्षण देने का कार्य किया था। आपको बता दें कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है सभी धर्मों को एक तरह से संरक्षण प्रदान करने में इसी ने अपने कार्यरत चीजों को जो है आगे बढ़ाने का एक तरह से प्रयास किया था। और ये भी आपको पता होगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अकबर से कई बार देखा गया है कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 20 नंबर प्रश्न के बाद अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर आप देख सकते हैं प्रश्न है कि नई दिल्ली स्थित लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो देखिए नई दिल्ली में जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण की अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने बनवाया था। आपको बता दें कि लाल किला आज भी प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, झंडोत्तोलन किया जाता है। हर्षोल्लास के साथ जो है प्रतिवर्ष वहां पर काफी जो अधिकारीगण हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने वहां पर जाकर यानी कि 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ से प्रश्न एक तरह से देखने को मिलता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि लाल किला जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चीज आपको याद रखना है कि लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब आगे आते हैं और 21 के बाद आपके समक्ष जो है ये 22 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न है,
बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपना अहम भूमिका निभाया था। तो उसमें बिस्मार्क के साथ जो सहयोग देने वाला था जो जर्मनी के एकीकरण में, वो था आपका विलियम प्रथम। तो वही विलियम प्रथम जो था, वो विलियम प्रथम के जो द्वारा जो है बिस्मार्क को बाजीगर का नाम दिया गया था। अब देखिए यहाँ एक और प्रश्न बनता है बिस्मार्क से, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? और भारत का बिस्मार्क की अगर हम बात आएंगे तो यहाँ आपको याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक चीज आपको पता होगा। अब आइए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है और 23 नंबर प्रश्न है, गांधी जी कब और कहां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? यानी मात्र एक बार जो है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो कब बने थे और कहां बने थे, ये आपको बताना है। तो देखिए 1924 में कर्नाटक में एक स्थान है बेलगांव, तो बेलगांव से ये अध्यक्षता जो है किए थे पहली बार, वो भी अंतिम था उनका, यानी एक ही बार किए थे। अब 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? यानी पहली बार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले आदि मानव थे, तो धीरे धीरे जैसे हम लोग देखें कि कालक्रम बदलता गया और कालक्रम बदलने के साथ साथ जो है कई ऐसे आविष्कार होते गए जहां से मनुष्य का एक तरह से रूप जो है काफी एक व्यापक रूप में जो है उभर कर सामने आया। तो यहाँ एक जो सवाल है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपको चीजें याद रखना है, पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। यानी देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब क्या है? देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अब पूरा पाषाण काल का मतलब होता है कि जब पत्थरों का काल था, यानी कि सारा काम पत्थर से ही होता था। यानी जिस गुफा में रहते थे वो पत्थर का ही बना होता था, पत्थर का ही औजार के रूप में उपयोग करते थे, पत्थर पर ही सोते थे। यानी कि प्रत्येक कार्य की अगर हम बात करें तो उस समय मनुष्य जो आदि मानव के रूप में थे, तो वो एक तरह से पूरा पाषाण काल के रूप में जो है थे। तो क्या किए कि पत्थरों को टकराने के फलस्वरूप जो है आग का आविष्कार हुआ था। तो आपको चीजें ये डेट ये कालक्रम जो है याद रखना है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 25 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका प्रश्न जो है आपका, अमेरिका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, इसका उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग को। यानी मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिका का गांधी कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ और कब, जब वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। यानी आपको पता है ना कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में पहले दिल्ली से पहले कोलकाता था, लेकिन इसे दर्जा के रूप में कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1991 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में। कब? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब चलिए आगे लेकर चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। और 27 नंबर प्रश्न आपका है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान सभा की स्थापना जो है पहली बार अगर हम बोले कि संविधान सभा का गठन के रूप में हुआ था, तो वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में दिल्ली के चैम्बर लाइब्रेरी में। तो जब दिल्ली के चैम्बर लाइब्रेरी में बुलाया गया, तो उस समय 9 दिसंबर के दिन क्या किया गया कि एक अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए जो है अध्यक्ष बना दिए गए थे, और ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो अस्थायी जब देगा तो आप याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो बनाने की बात आती है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि 2 दिन के बाद जो है इन्हें चयनित एक तरह से दे दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो हुआ क्या कि कई दिनों से देखा भी जा रहा था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो क्या किए थे कि तबीयत उनका खराब बहुत दिनों से चल रहा था, तो इस वजह से जो है इन्हें सौंप दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। आपको बता दें कि बिहार से पहले वही व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। तो यहाँ से बहुत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण और डीप क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के वह कौन से व्यक्ति थे जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा गए थे। अब आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो देखिए आपके समक्ष 28 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की यहाँ बात आती है तो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 36 से लेकर यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रखा गया है, यानी कि 51 तक जो है इसे सम्मिलित किया गया है मौलिक कर्तव्य। यानी कि किसी भी भारतीय नागरिकों को उनका क्या कर्तव्य बनता है, अपने कर्तव्य को कैसे निर्वहन कर सकते हैं, इसका एक तरह से सार संग्रह जो है प्रस्तुत किया गया है। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपके समक्ष, तो देखिए आगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में जो है निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। चीज आपको याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए, तीनों सेनाओं मतलब कौन कौन? तो आपको याद रखना है एयरफोर्स यानी वायुसेना, नेवी यानी नौसेना, और आर्मी यानी कि स्थल सेना के अंतर्गत है। तो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन से कि वह कौन से एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं? यानी कि वह कौन से ऐसे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार, यही मान ली कि राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं तो ऐसा आपको बताया गया है कि उपराष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति भी चले जाते हैं तो कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश भी संभाल चुके हैं। तो ये कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल चुके थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपको ये चीजें याद रखना है, इनका नाम हिदायतुल्लाह आप याद रखते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं? यानी राष्ट्रपति आपको पता होगा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आंग्ल भारतीय जो लोग हैं उनको मनोनीत करते हैं। आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन की बातें की जा रही है। तो इसका उत्तर होगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में जो है 12 होगा। तो लोकसभा में आपको याद रखना है कि 2 चयनित करते हैं और राज्यसभा में कितने आंग्ल भारतीय करते हैं? तो 12 करते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, राज्यसभा कैसे याद करेंगे, दोनों 2-12 कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना कि राज्यसभा एक तरह से बुजुर्गों की सभा है और उसको एक तरह से उच्च सदन के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरह हम लोग 12 मान सकते हैं उसको, और इसमें कम है तो 2 आप मान सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की जब बात आती है तो वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। कहीं कहीं जीवी मावलंकर भी देता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो थे आपके अनंत श्यानम आयंगर। यानी उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्यानम आयंगर थे। तो ये चीज आपको याद रखना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात आती है तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, और उपाध्यक्ष की अगर बात आती है तो अनंत श्यानम आयंगर थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं आपके महान्यायवादी। अब ये महान्यायवादी आपको बता देते कि सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में जो है होते हैं और अपने कार्यों को जो है क्रियान्वित करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? देखिए, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसकी दोनों की कार्यकारी जो भाषा है वो है आपके अंग्रेजी है। तो ये चीज आपको 36 नंबर क्वेश्चन हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। क्या बोलते हैं? शून्यकाल। क्योंकि आपको बता देते हैं कि जब संसद की बैठक चलती है तो बैठक के दरमियान क्या होता है कि अलग अलग कार्यक्रम उसका निर्धारित किया गया कि इतने देर आपको प्रश्न पूछना है, इतने देर ये करना है, अलग अलग कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। तो उसमें जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद यानी ठीक बाद के समय को क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोला जाता है। 37 नंबर प्रश्न है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान की कुंजी की अगर बात आती है तो हम लोग उद्देशिका या एक तरह से बोल सकते हैं आप प्रस्तावना,
यानी कि उद्देशिका या प्रस्तावना को हम लोग बोलते हैं। प्रस्तावना के रूप में आपको पता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, तो ऐसे जो वर्ड आ रहे हैं उसको प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ये चीजें जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और भी ऐसे वर्ड को जो है जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1951 में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, यानी पहली बार आर्टिकल 356 जो कि आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो किस राज्य में लागू किया गया था आपको ये बताना है। तो आपको बता देते हैं कि 1951 में पहली बार जब राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से सूचित किया गया था कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अपने कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, यानी कि संवैधानिक मूल विचार के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया पंजाब राज्य में। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है। तो देखिए राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलपति जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या उद्देश्य है। यानी हम लोग जानते हैं कि भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो एक उद्देश्य रखा गया है वो भारतीय संविधान में भी निहित है। वो आपका है नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना करना। जब हम नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भारत में, भारतीय परिवेश में क्या होता है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अब यहाँ बात आती है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस भाग में अवस्थित हैं। तो आपको बता देते कि भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। तो ये प्रश्न एग्जाम में हम लोग आप देख सकते हैं हमेशा ये जो बनता रहता है। और आर्टिकल की बात आती है, अनुच्छेद की बात आती है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको अनुच्छेद भी याद रखना है कि अनुच्छेद जब पूछा जाए तो याद रखिए 36 से लेकर जो है 51 के बीच जो है रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। अब ये 40 नंबर क्वेश्चन से यानी 41 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पर कोई भी अधिकार पर रोक लगाना हो तो कौन लगा सकता है। तो ये आपका है संसद। कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 के बाद आप देख सकते हैं आप 42 नंबर क्वेश्चन से क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन से कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे का समय क्या कहलाता है। यानी कि दोनों सदनों मतलब कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। तो प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे का समय क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल। क्या होगा? प्रश्नकाल। 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है किसको देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देंगे। तो ये इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे कि ये देना चाहते हैं अपना त्याग पत्र, तो उसकी सूचना किसको देंगे? सीधे लोकसभा अध्यक्ष को ये सौंप देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन से कि पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का जो मूल उद्देश्य रखा गया था वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो अधिकार का जो क्षेत्र है उसको फैलाना, यानी उसे विस्तृत करना था। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ही दिया गया था। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं था, मुख्य रूप से जो कार्य को क्रियान्वित किया जाता था उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका होती थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की जब स्थापना हुई तो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर जो सूझबूझ, कैसे अपने प्रतिनिधि को चयनित करना है, कैसे उसमें भाग लेना है, इसको भी एक तरह से सौंप दिया गया था। तो ऐसे क्या हुआ कि सत्ता का एक तरह से विकेंद्रीकरण हो गया था। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला उम्मीदवार थी वो कौन थी। तो
कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 46 नंबर क्वेश्चन से है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। 46 नंबर क्वेश्चन से है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। यानी भारत के एक राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पद भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे 46 के बाद जो है 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र हम लोग देखते हैं वो किसका प्रतीक है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा प्रगति एवं उत्थान का। यानी प्रगति एवं उत्थान का जो है चक्र एक तरह से प्रतीक माना जाता है, प्रदर्शित करता है प्रतीक के रूप से जो है प्रगति एवं उत्थान का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई, यानी शुरुआत कब की गई थी। संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण भारत की बात की जा रही है यहाँ पर। इसका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। तो ये चीज आपको याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान, जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन अधिनायक जय है, जो आप राष्ट्रगान के बारे में जानते हैं, तो उसको कब स्वीकार किया गया। इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 50 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसने निभाई थी। यानी कि भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी जो है किसने निभाई थी, आपको बताना है। इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो रियासतें थी उसको समाप्त करके भारतीय संघ यानी कि केंद्र सरकार की जो कार्य प्रणाली थी उसमें शामिल करने का एक तरह से प्रस्ताव को इसमें जारी किया गया था। और इसमें अहम भूमिका की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको हम लोग एक तरह से आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएं को। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है। यानी कि आपको बता देते हैं कि शरीर में जो ताप का नियमन होता है मनुष्य के किस अंग से होता है। यहाँ देखिए होता छूट गया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो मनुष्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो है एक अंग है जो कि क्या करता है, वो ताप को नियमन यानी कि नियंत्रित करने में उसका अहम भूमिका होता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास किस हार्मोन्स की कमी के कारण जो है अवरुद्ध हो जाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें मानसिक तंदुरुस्ती और शारीरिक रूप से जो है एक सक्षम नहीं हो पाते हैं। और कारण यह होता है कि उनके शरीर में एक हार्मोन्स की कमी हो जाती है और जिस वजह से जो है बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाता है। तो इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये चीज़ें याद रखना है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अब देखिए आरबीसी अभी हम आपको बताएं पीछे कि लाल रक्त कणिकाएं जो है उसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल जो होता है 20 से लेकर 120 दिन। आपको ये चीजें याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन से कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। घरेलू मक्खी हम लोग देखते हैं बहुत सारे, तो उसमें लार्वा जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं। मैगट नाम इसको बोला जाता है, मैगट। ये चीज आपको याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि जो अस्थि यानी कि हड्डी से हड्डी के जोड़, जहाँ पर हड्डी और हड्डी जो है एक साथ जो है ज्वाइंट होता है, यानी कि अस्थि से अस्थि ज्वाइन होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका क्या नाम दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, लिगामेंट। लिगामेंट जो है उसका नाम दिया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि अस्थि और मांसपेशिया की जोड़ को किस नाम से जानते हैं। यानी अस्थि और मांसपेशिया जब रहेगा, दोनों अगर जुड़ता है एक जगह, तो उसको किस नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं यानी इंगित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, याद रखिए, टेंडन। क्या नाम दिया जाता है, टेंडन। कहीं कहीं टंडन भी देता है, टेंडन। ये चीज आपको याद रखना है।
57 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से दूध का रंग पीला होता है? कौन सा कारण होता है जिस कारण से जो है दूध का रंग पीला होता है? इसका उत्तर होगा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण जो है दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है, पीलापन पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन से कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी हम लोग देखते हैं कि जब रक्त का निर्माण होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि रक्त का परिभ्रमण यानी शरीर में कितना समय में फैल जाता है, यानी कि परिभ्रमण हो जाता है। इसका नियर अबाउट बता देते हैं आंसर आपका कि 30 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड में क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है परिभ्रमण कर लेता है। 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ जाइए और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। 59 नंबर क्वेश्चन है आंसू कहाँ से स्रावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू जो है कहाँ से स्रावित होता है आपको बताना है। तो देखिए आंसू जो होता है वो लैक्रिमल ग्रंथि एक है जहां से ये स्रावित होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि आंसू का एक तरह से ग्रंथि है, एक तरह से हम लोग देखें कि लैक्रिमल ग्रंथि जहां से स्रावित होता है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन है फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो देखिए फूल खिलाने वाला जो हार्मोन्स होता है उसका नाम दिया गया फ्लोरोजीन्स। अब देखिए नाम में दोनों इंडिकेट कर रहा है। फूल खिलाने वाला जब हार्मोन्स की बात आएगी तो देखिए फ्लावर से हम लोग फूल बोलते हैं, यहाँ फ्लोरो दिया है तो आपको फूल फ्लावर ऐसे फ्लोरो याद कर सकते हैं। तो फ्लोरोजीन्स नाम से इंडिकेट इसे करते हैं, ये चीज आपको कंप्लीटली जानना है। 61 नंबर क्वेश्चन है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का एक तरह से प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। यानी कि वायुयान एवं रॉकेट बनाने के लिए जो जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम का प्रयोग इस तरह एक तरह से इसमें किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आप देखते होंगे हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं इतिहास के अंतर्गत कि 1945 में दो जगह पर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो जब बम गिराए गए तो आपको बताना है कि उसमें जो प्रयुक्त की गई थी, जो विस्फोटक पदार्थ था उसमें क्या था? तो प्लूटोनियम जो है उसमें मौजूद था। ये चीज आपको याद रखना है, प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम का। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि जो इस्त्री होता है, प्रेस होता है, उसको गर्म करने के लिए किस धातु का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नाइक्रोम का। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन से कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप देख सकते हैं डीजल इंजन का जो आविष्कार किए थे वो थे आपके रुडोल्फ डीजल। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए डीजल इंजन की जब बात आएगा तो लास्ट में देखिए डीजल दिया है तो आप याद कर सकते हैं डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। 65 नंबर क्वेश्चन से कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उसे हम लोग किस दोष के अंतर्गत आएंगे, यानी कौन सा उस व्यक्ति के अंदर जो है दृष्टि दोष है? तो इसका उत्तर होगा दूरदृष्टि दोष। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नजदीक की वस्तु अगर नहीं दिखाई देती है तो ये हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो है वो उसके अंदर दूरदृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष है, यानी कि विपरीत। आपको ये चीजें याद रखना है। अब आइए 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक थे वो दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो पॉल एलन का नाम आता है और साथ साथ जो है बिल गेट्स का नाम आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पॉल एलन और साथ साथ जो है बिल गेट्स के द्वारा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उसके एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई? यानी पहला वह कौन सा भाषा विकसित किया गया था कंप्यूटर में जो पहली बार उसका प्रयोग एक तरह से किया गया था?
ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका उत्तर होगा फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो था उसी भाषा का जो है प्रयोग किया गया था पहली बार। अब यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन की ओरेकल क्या है। देखिए इसका उत्तर होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ये चूंकि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है तो उसी का एक तरह से नाम इंडिकेट किया गया है, दिया गया है ओरेकल। क्या नाम दिया गया है? ओरेकल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और 70 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। और 70 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में, यहाँ देखिए मैं हो गया है, में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि जल की एक तरह से जो एक मान लीजिए कि परत है उस पर क्या होता है कि तैलीय रूप में जो है दिखाई देता है, वो चमकीला रंग का होता है। वो किस कारण से दिखाई देता है? इसका उत्तर होगा परिक्षेपण के कारण। परिक्षेपण के कारण जो है ये स्पष्ट रूप से ऐसे दिखाई देता है। 71 नंबर क्वेश्चन से कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो देखिए हवा महल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक सिटी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपका है जयपुर। तो जयपुर में ही हवा महल स्थित है। अब यहीं से एक प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि जल महल कहाँ अवस्थित है। तो आपको याद रखना है कि जब जल महल की बातें आएगी तो ये उदयपुर में है, वो भी आपका राजस्थान में ही है। तो दोनों प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज आपको स्पष्ट रूप से जानना होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, किस देश की राजधानी मिन्स्क है? मिन्स्क। तो इसका उत्तर होगा बेलारूस। रूस के जस्ट दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं तो एक देश पड़ता है बेलारूस। तो बेलारूस जो देश है उसकी राजधानी जो है मिन्स्क है। ये चीज आपको कंप्लीटली याद भी होगा पहले से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 73 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जो है जनक यानी पिता किसे कहते हैं? तो ये याद रखना है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 73 क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग 74 पर आएंगे। और 74 नंबर क्वेश्चंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? को बता दें कि इसका जो वित्तीय मुख्यालय है यानी कि फाइनेंशियल हेडक्वार्टर वो मुंबई है। अब यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रश्न कई तरह के बन सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि प्रश्न आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दें कि 1955 ईस्वी में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पर। और 75 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कृत कवि को भारतीय शेक्सपियर कहते हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत बड़े एक लेखकों में से एक हैं। और उनमें से एक तुलनात्मक रूप दिया गया है यहाँ पर कि कौन से ऐसे संस्कृत कवि हैं जो भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कालिदास। कालिदास को जो है संस्कृत कवि को एक तरह से जो है भारतीय शेक्सपियर की एक तरह से संज्ञा दी गई है। अब आगे आते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा वेटिकन सिटी। आपको बता देते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इटली के एकीकरण के फलस्वरूप जो है 1871 ईस्वी के बाद जो है वेटिकन सिटी का निर्माण हुआ था। और वेटिकन सिटी एक तरह से हम लोग जानते हैं कि पोप के द्वारा जो है एक तरह से गृहबंदी कर दिया गया था और उसके बाद जो है वहाँ वेटिकन सिटी एक अलग देश का निर्माण किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन से कि विश्व के किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना है? इसका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्र ध्वज जो है वो सबसे पुराना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चंस कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको दिखाने के लिए और उसमें जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी उन सबको जागृत करने के लिए जो है वीडी सावरकर ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 क्वेश्चंस बुक्स जो है इन्होंने लिखे थे। अब आगे बढ़ते हैं
79 नंबर क्वेश्चन से कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें कि उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में। अब अगला प्रश्न है 80 नंबर की भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा देहरादून। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को बनाया गया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था, यानी भारत में पहली बार किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो आपको चीज़ें याद रखना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है पहली बार की गई थी, लगभग 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है यानी 82 नंबर की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ चीज़ें आपको याद रखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में तो हुई ही थी, लेकिन 1916 में बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो उसको डेट को कैसे डेट में फंसाकर हम लोग को याद करना है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है क्या कि जो 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1916 में हुई थी। 1916 में ही गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना भी हुई थी। तो ऐसे डेट को फंसाना है, ऐसे डेट को एकदम जोड़ना है, और जैसे हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या होगा कि सारा जो है क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे जो है डेट वाइज भी याद हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 83 नंबर क्वेश्चन की बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए बिहार विधान परिषद की अगर हम बात करें तो सदस्यों की कुल संख्या 75 है। अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो टोटल जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उसकी संख्या 243 है, 243 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बिहार विधानसभा के अंतर्गत। अगर हम बात करें लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है, तो आपको चीज़ें याद रखना है 40 सीटें निर्धारित की गई हैं बिहार के लिए। अगर हम बात करें यहीं पर कि राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है। हम सब जानते हैं कि पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान किया गया है, एक तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है आपको बताना है। तो भाग 9 यानी भाग 9 में जो है ये इसका वर्णन मिलता है, पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचों का एक तरह से उल्लेख। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जो जादूगोड़ा है उसी में, वहीं पर जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो जब हम बात करें संगमरमर की रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम कार्बोनेट है रासायनिक नाम संगमरमर का। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहता है। तो काल बैसाखी जो हवा है वो गर्मी के मौसम में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में बहता है, प्रवाह करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको याद रखना है सोमालिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद कितने समय तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा। यानी जो हम लोग जानते हैं कि हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो तेलंगाना की और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि 2 जून 2014 ईस्वी को क्या हुआ था, तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पहले थी, उसी को एक तरह से नाम दे दिया गया था कि तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद रहेगी। तो यहाँ अब सवाल ये है कि 2014 में तो स्थापना हुई थी तेलंगाना की, तो 2024 में जो है फिर क्या होगा कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है परिवर्तित कर दी जाएगी। तो यहाँ तक आपको चीज़ें याद रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन था। 89 आफ्टर 90 क्वेश्चन पर आते हैं, और 90 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर हम लोग जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो उसे और किस नाम से जानते हैं। इसका उत्तर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपको चीज़ें याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो है उसे एक नाम दिया गया है, उसे एक नाम का जो है संबंधित दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन,
आप देख सकते हैं कि 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा आपको कि भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था। यानी पूरे ऑल इंडिया अगर भारत में देखा जाए तो कौन से ऐसे शासक थे जो तोप का प्रयोग किए थे। तोप की अगर हम बात करें तो बाबर के द्वारा जो है तोप का प्रयोग किया गया था। 92 के बाद अब 93 पर हम लोग आएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस दक्षिण भारतीय राजवंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दक्षिण भारतीय, यानी कि दक्षिण में जो भारतीय राजवंश थे उसमें से कौन से ऐसे शासक थे जिसके पास शक्तिशाली एक तरह से प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए नौसेना किस एक तरह से व्यवस्था की गई थी। तो इसका उत्तर होगा चोल। चोल शासक के दरमियान ये जो है राजवंश के रूप में देखा गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। यानी कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने की अगर श्रेय प्राप्त है तो कौन थे, तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता के रूप में कार्यरत थे। 95 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। तो देखिए प्रथम प्रवचन की अगर हम बात करें तो यूपी में एक सारनाथ जगह है जहाँ पर आपको पता होगा कि अशोक स्तंभ है। तो वहाँ ही पहली बार जो है इनके द्वारा सारनाथ में यानी कि पहला प्रवचन दिया गया था। लेकिन अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर सबसे अधिक बार प्रवचन इनके द्वारा दिया गया था। तो आपको चीज़ें याद रखना है, श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो सांप्रदायिक स्थिति लाना था उसमें 2 भागों में बांट दिया गया था। तो उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, यानी कि कब जो है उसे समाप्त कर दिया गया। इसका उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था। मैसूर राज्य की अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में हम लोग कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। तो मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 98 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। इसका उत्तर होगा वियना। ऑस्ट्रिया जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरोप का एक देश है। तो ऑस्ट्रिया की अगर राजधानी की बात आती है तो आपको याद रखना है वियना में इसकी राजधानी है। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 99 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, जो पीसीएस के अंतर्गत जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, तो आपको चीज़ें याद रखना है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब इस 100 क्वेश्चंस का सबसे अंतिम प्रश्न पर आते हैं और अंतिम प्रश्न आपका ये है कि किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह कदम उठाया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार देने के लिए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी बहुत मेहनत लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको पहले टाइप करना, फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाना, फिर अपलोडिंग करना, उसमें फिर बहुत सारा काम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका विचार अपना अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप विचार अपना प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है। और अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप पर जो है नोटिफिकेशन जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए सीरीज और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्नोत्तर हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।